डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में योगी सरकार को झटका। सूरजपुर कोर्ट ने सरकार की केस वापसी की याचिका को किया निरस्त। केस वापसी की अर्जी को आधारहीन बताया। अब गवाहों के बयान होंगे दर्ज। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दी जमानत। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी है सेंगर। सेंगर को पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। चीनी वीजा मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ किया आरोप तय। आपराधिक साजिश और रिश्वत देने का आरोप। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को भारत लौटने के इरादे पर मांगा हलफनामा। हलफनामा दाखिल होने पर ही होगी याचिका पर सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. उत्तर प्रदेश के दादरी बिसाड़ा अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल केस वापसी की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने इसे आधारहीन और महत्वहीन बताते हुए निरस्त कर दिया। इस फैसले के बाद अब मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ेगी, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे और रोजाना आधार पर ट्रायल चलेगा। अखलाक के परिवार के वकीलों ने इस फैसले को स्वागत किया है, जबकि सरकार के पास अब हाई कोर्ट में अपील का विकल्प बचा है। आइए इस पूरे मामले को कानूनी और तकनीकी नजरिए से विस्तार से समझते हैं कि अब आगे क्या होगा। 2015 की घटना से शुरू हुई कानूनी लड़ाई। ये मामला सितंबर 2015 में दादरी के बिसाड़ा गांव में हुआ था। मोहम्मद अखलाक नाम के एक व्यक्ति की कथित रूप से गौमांस रखने की अफवाह पर भीड़ ने पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव को हवा दी और मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर व्यापक बहस छिड़ी हुई थी। पुलिस ने हत्या, आईपीसी धारा 302, दंगा की धारा 147, 149, सांप्रदायिक हिंसा धारा 153A और अन्य गंभीर धाराओं के तहत कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले में कुल 19 आरोपी हैं, जिनमें से कुछ की मौत हो चुकी है और बाकी पर ट्रायल चल रहा है। सालों से ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियोजन पक्ष की ओर से केस वापस की और अर्जी दाखिल की थी। सरकार का तर्क था कि मुकदमा वापस लेने से सामाजिक सौहार्द बहाल होगा। अक्टूबर 2025 में राज्य सरकार के वकील ने अदालत में ये दलील दी, लेकिन अखलाक के परिवार ने इसका कड़ा विरोध किया। परिवार के वकीलों यूसुफ सैफी और अंदलीब नकवी ने तर्क दिया कि ऐसा करने से मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों को बढ़ावा मिलेगा और न्याय की प्रक्रिया कमजोर होगी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि केस वापसी की अर्जी आधारहीन और महत्वहीन है। अब मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ेगी, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे और रोजाना आधार पर ट्रायल चलेगा। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी तय की है। इस बीच अभियोजन पक्ष को गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियोजन पक्ष अपने गवाह पेश करेगा, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक सबूत और चश्मदीद गवाह शामिल होंगे। बचाव पक्ष की बारी में सबूतों के बाद आरोपी अपना पक्ष रखेंगे। अंतिम बहस और फैसले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज फैसला सुनाएंगे। यदि दोषी साबित हुए तो सजा अधिकतम
उम्र कैद या फांसी दी जा सकती है। सरकार के पास अब इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने का विकल्प है। अगर हाई कोर्ट भी खारिज करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है, लेकिन फिलहाल ट्रायल रुकेगा नहीं जब तक अपील पर स्टे न मिले। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकार अपनी ही नीति के विरुद्ध नहीं जा सकती है। इस मामले में राजस्थान सरकार ने अपनी नीति के विपरीत जाकर कुछ गांवों का नाम व्यक्तियों के नाम पर रखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट थी कि गांव का नाम किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या उपजाति के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए। इस मामले में राजस्थान सरकार ने दिसंबर 2020 में एक अधिसूचना जारी कर नए राजस्व गांवों का निर्माण किया था, जिनमें से 2 गांवों का नाम अमारगढ़ और सख्तसर रखा गया था। इन गांवों का नाम 2 व्यक्तियों के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इन गांवों के लिए जमीन दान की थी। हालांकि गांव के निवासियों ने इसे अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा कि ये सरकार की नीति के विरुद्ध है। हाईकोर्ट के सिंगल जज ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा था कि गांवों का नाम व्यक्तियों के नाम पर रखना सरकार की नीति के विरुद्ध है और इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। हालांकि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस फैसले को पलट दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार की नीति बाध्यकारी है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी नीति का उद्देश्य भेदभाव को रोकना और सामुदायिक सद्भाव बनाए रखना होता है। सरकार को अपनी नीति का पालन करना चाहिए। इस फैसले से ये स्पष्ट होता है कि सरकार को अपनी नीतियों का पालन करना आवश्यक है और इसके विरुद्ध जाने वाली कार्रवाई अवैध होगी। इस फैसले के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं और ये सरकार की नीतियों के पालन के महत्व को रेखांकित करता है। ये फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण होगा जहां सरकार अपनी नीतियों के विपरीत कार्रवाई करती है और इससे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण किया जा सकता है। ये फैसला मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत आया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि नामांतरण एक फिस्कल प्रक्रिया है जो संपत्ति में किसी भी अधिकार, हक या स्वामित्व को प्रदान नहीं करती है। इसलिए यदि कोई गंभीर विवाद नहीं है और कोई कानूनी बाधा नहीं है तो वसीयत के आधार पर नामांतरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में ताराचंद्र ने एक रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर भूमि के नामांतरण के लिए आवेदन किया था, जिसे तहसीलदार ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि एक तीसरे पक्ष ने इस फैसले को चुनौती दी, जिसकी अपील को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तहसीलदार के आदेश को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो वसीयत के माध्यम से भूमि में अधिकारों के अर्जन को प्रतिबंधित करता हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई विवाद है तो उसे सिविल कोर्ट में जाना होगा। नामांतरण प्रविष्टि को सिविल कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय के अधीन रखा जाएगा। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि वसीयत के आधार पर नामांतरण एक वैध प्रक्रिया है और राजस्व अधिकारियों को ऐसे आवेदनों पर विचार करना चाहिए। ये फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण होगा जहां वसीयत के आधार पर संपत्ति के हस्तांतरण के बारे में विवाद होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए मेटा, एक्स कॉर्प और विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को उनके नाम और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने वाली सामग्री को हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स को 72 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अपने आदेश में कहा कि गावस्कर के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए। गावस्कर ने अपनी याचिका में कहा था कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स उनके नाम और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नाम से फर्जी बयान जारी कर रहे हैं। इन बयानों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि गावस्कर को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का अधिकार है और उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ये मामला ऑनलाइन व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, जिसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। गावस्कर से पहले कई अन्य सेलिब्रिटी जैसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने और जमानत अवधि के दौरान दिल्ली में रहने का निर्देश दिया है। सेंगर को हर सोमवार को पुलिस के सामने पेश होना होगा। हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा को तब तक के लिए निलंबित कर दिया है जब तक कि उनकी अपील पर फैसला नहीं हो जाता। सेंगर ने अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ अपील दायर की है। कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में एक 17 वर्षीय लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने का आरोप था। इस मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। सेंगर के खिलाफ इस मामले के अलावा एक अन्य मामले में भी मुकदमा चल रहा है, जिसमें उन पर पीड़िता के परिवार को धमकाने और अपहरण का आरोप है। सेंगर के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उनके मुकव्विल को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। हालांकि सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि सेंगर का प्रभाव बहुत अधिक है और वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अदालत ने अपने आदेश में सेंगर को जमानत देते हुए कहा कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में कार्ति चिदम्बरम और उनके चार्टेड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन के खिलाफ भी कोर्ट के आरोप तय किया। कोर्ट ने कार्ति और उसके करीबी सहयोगी एस भास्कर रमन के खिलाफ अन्य धाराओं के साथ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 या 9 के तहत वैकल्पिक रूप से आरोप तय किया। कोर्ट अगले साल 16 जनवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। दरअसल भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में सीबीआई के अनुसार 2011 में हुए इस लेन देन के जरिए 263 चीनी श्रमिकों के लिए वीजा का गलत इस्तेमाल किया गया, जिससे गृह मंत्रालय के नियमों का उल्लंघन हुआ। इस मामले में आरोप है कि वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने पंजाब में बिजली संयंत्र बनाते समय ये सीमा से ज्यादा चीनी कर्मचारियों के लिए वीजा रिन्यू कराने के लिए कार्ति चिदम्बरम और उनके सहयोगी एस भास्कर रमन को 50 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि चिदम्बरम ने 250 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा के लिए 50 लाख रुपए की अवैध पैसे प्राप्त की थी। अदालत ने कार्ति चिदम्बरम और 6 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जबकि एक आरोपी चेतन श्रीवास्तव को मामले से बरी कर दिया है। कार्ति चिदम्बरम ने इन आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका दायर की गई है, जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे की जिंदगी पर आधारित वेब सीरीज यूपी 77 के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस वेब सीरीज के निर्माताओं पर आरोप है कि वे विकास दुबे के जीवन को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और इससे उनकी पत्नी और परिवार की निजता और गरिमा का उल्लंघन हो रहा है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने अपनी याचिका में कहा है कि वेब सीरीज में उनके पति के जीवन को गलत तरीके से दिखाया गया है और इससे उनके परिवार की प्रतिष्ठा और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि वेब सीरीज के रिलीज पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है और मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। विकास दुबे एक कुख्यात गैंगस्टर था, जिसे 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे और उसे पुलिस ने एक बड़ी सफलता के रूप में देखा था। हालांकि विकास दुबे की मौत के बाद कई सवाल उठाए गए थे कि क्या पुलिस ने उसके साथ सही तरीके से व्यवहार किया था। इस मामले में एक जांच समिति भी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया था, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण और निर्माण स्थलों पर असुरक्षित परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारियों ने निर्णायक कदम नहीं उठाए तो शहर को दिल्ली जैसी वायु गुणवत्ता संकट का सामना करना पड़ सकता है। न्यायमूर्ति शशिकांत शेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि उन्होंने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखकर हमें सीख लेनी चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि वे निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करें और श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कदम उठाएं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने कहा कि श्रमिकों के स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्माण स्थलों पर वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए सेंसर लगाएं और धूल नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को निर्देश दिया है कि वे भारत लौटने के अपने इरादे के बारे में हलफनामा दाखिल करें, इससे पहले कि उनकी याचिका पर सुनवाई की जाए, जिसमें फरार आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश श्रीराम चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकड़ की पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक माल्या अदालत के अधिकार क्षेत्र में खुद को समर्पित नहीं करते, तब तक उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। माल्या के वकील अमित देसाई ने तर्क दिया कि वित्तीय देनदारी को प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया गया है, क्योंकि माल्या की संपत्ति का मूल्य 14,000 करोड़ है, जबकि उनकी देनदारी 6,000 करोड़ है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि जब तक माल्या खुद को अदालत के अधिकार क्षेत्र में समर्पित नहीं करते, तब तक वे आपराधिक दायित्व से कैसे मुक्त हो सकते हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि माल्या की दो याचिकाएं एक साथ नहीं चल सकती, एक फरार आर्थिक अपराधी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली और दूसरी भगोड़ा घोषित करने के आदेश के खिलाफ अपील। माल्या को यह तय करना होगा कि कौन सी याचिका आगे बढ़ाने चाहते हैं। अगली सुनवाई 12 फरवरी 2026 को होनी है, जिसमें माल्या को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भगोड़े अपराधियों को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाना चाहिए। फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.